हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सी टेट का जो पेपर 14 दिसंबर को हुआ था उसके शिफ्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट शिफ्ट में पेपर सेकंड हुआ था, उसे यहाँ पर पूरे 1 से लेकर 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। आप क्लास को पूरा देखिएगा और मैच कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं। यहाँ पर 14 दिसंबर का शिफ्ट 1 का पेपर है और एक कंप्लीट पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, यहाँ पर कंप्लीट पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। मेरे पास जो पेपर आया है वो कौन सा है, देखिए पेपर सेकंड, उसका जो सेट है वो एफ़ है। बुकलेट सीरीज़ एफ़ में आपको पता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको सारा नोटिस पता होगा कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो भाग 1 होता है उसमें क्या होते हैं, सी टेट का 1 से 30 तक क्वेश्चन होता है। फिर अगला साइंस और मैथ होता है 30 से लेकर 90 क्वेश्चन, ठीक है। 31 से 90 तक का मीन्स टोटल 60 क्वेश्चन होता है, वो साइंस और मैथ का होता है। अगर आपके ऑप्शंस में आपने साइंस और मैथ नहीं लिया है तो वहाँ पर आप कौन सा सॉल्व करेंगे, ये एसएसटी वाला भाग 3 सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है भाषा के पेपर होता है, 30 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। आप जो भी चॉइस किए होंगे अंग्रेजी या हिंदी उसे सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत जो करेंगे वो सीडीपी से करेंगे और सीडीपी में भी जो क्वेश्चंस हैं वो 1 से लेकर 30 तक के दिए हुए हैं। हम पहले उन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, ऑप्शन है, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक। सेकंड है, बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। थर्ड है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर के लिए प्रोत्साहन करने की कोशिश करती है। और लास्ट में है, बच्चों में कमियों को पहचानता है और उनको सही ढंग से नामकरण करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें जो शिक्षक है वो बच्चों को कैसे डील करता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करता है। जो टीचर, उसका काम यही है कि बच्चों को जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप अपने टीचिंग प्रोसेस में शैक्षिक रणनीतियों को संशोधित करना है, ना कि जो टीचर वो अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग कर रहता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कक्षा है वो समावेशी है, तो हमें सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। और जो ऑप्शन 3 बोला प्रतिस्पर्धा की भावना, हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों में कंपटीशन की भावना को नहीं जगाना है, उसको एक्साइट नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में बच्चों की कमी को पहचानना, हमें बच्चे में कोई भी कमी नहीं होती है, हमें बच्चों की कमी को नहीं पहचानना है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। टीचर का काम यही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन है, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प देना, तो विकल्प नहीं देना है। सभी शिक्षार्थियों के हित में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना, तो हमें कैटेगराइज नहीं करना है लर्नर्स को, तो ये भी गलत हो जाएगा। और क्या करना है कि विद्यार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके देना। तो ये तीनों ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे और जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ठीक। इसमें आपको ये बताना है कि सार्वभौमिक अधिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो सार्वभौमिक के लिए शिक्षार्थियों को नामीकरण और वर्गीकरण करना, ये चीज़ शामिल नहीं है, ठीक। बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हैं, शामिल है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओके। शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, दिस इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज
टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन है उदाहरण प्रस्तुत करना, हाँ ये भी प्रभावी है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। अगला क्या है, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमें बस यही ऑप्शन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि बच्चों को रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, उन्हें हमें कॉन्सेप्ट को समझाना है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए कहना, यही गलत है। बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हैं, सही हो जाएंगे। इसको इन तीनों को देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर 2 है, दिस इज राइट आंसर 1, 2 एंड 3। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, while proposing the relationship between language and thinking process, लेव वाइगोत्स्की conceptualized language as, ठीक, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? ऑप्शन है भाषा आत्मकेंद्रित भाषा के रूप में है, जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। अच्छा, ऑप्शन 3 है भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 है भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन 1, 2, 3 है, दैट आर रॉन्ग आंसर। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाइल देयर एग्जिस्टिंग ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल इंटरडिफरेंसेस येट मोस्ट स्टूडेंट विथ। ऑप्शन आपके पास उन्हें संवाद और कौशल विकसित कराते हैं, ठीक। इन सब में जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम ना खर्च करते हुए हम आपको बस राइट आंसर की तरफ ले जाते हैं, ठीक। इसमें क्या बता, जो हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बचे ऑप्शन क्या है वो रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मीन्स जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो क्या कहता है? ऑप्शन है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। यही बात बिल्कुल सही लग रही है, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अनुभव के माध्यम से बच्चों सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया, ये गलत हो गया। पूर्व ज्ञान की सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये भी गलत बात है। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए? इसमें आपको दो ऑप्शन है। शिक्षकों को ब्रेल का, इसमें देखिए ब्रेल का उपयोग करना चाहिए जो एक श्रवण प्रणाली है, तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि जो ब्रेल है वो श्रवण प्रणाली नहीं होती है। अगला आवृत्ति संग्राहक संचार, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या, ब्रेल। एक उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को ब्रेल इसका उपयोग करना चाहिए, जो क्या है एक स्पर्श प्रणाली है। ब्रेल पद्धति जो होती है वो एक स्पर्श प्रणाली है जिसे हम स्पर्श करके जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं उसके बारे में, ठीक। इस तरह से ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान, दैट इज मेटा कॉग्निशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्मृति, संज्ञानात्मक संघर्ष, संज्ञान, दीज ऑल रॉन्ग आंसर। ओके, राइट क्या हो जाएगा, अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोजेस दैट, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें क्या कौन सा प्रस्ताव दिया गया है? ओके,
ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज प्राइमरली इनहेरिटेड, जो बुद्धिमत्ता होता है वो क्या होता है, अनुवांशिक होता है, तो ये तो गलत बात है। ठीक, अगला है इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्चुअली एंड प्रेडिक्टेड प्रिसाइजली, तो बुद्धिमत्ता को हम क्या अनुमानित नहीं कर सकते, ये भी गलत है। अगला है इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्टेड इन एकेडमिक एक्सेक्शन, मीन्स कोई बच्चा बहुत सारी डिग्री ले लिया है तो उसके हम डिग्री से उसके इंटेलिजेंस का पता करते हैं, तो ये भी गलत बात है। राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस चेंजेस ओवर टाइम, जो बुद्धिमत्ता होती है वो समय के साथ बदलती रहती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, वो राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। मीन्स आपको बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है, तो हमें बच्चे को ये सब वर्ड नहीं यूज़ करना है। अगला है बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास का प्रभावित करती है। ये बात सही है, जो बच्चे की बैकग्राउंड है वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। बट हम अगला ऑप्शन भी देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, बच्चे एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं, इसके बजाय वे वयस्क में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। नहीं, हमें बच्चों की भविष्यवाणी नहीं करनी है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगला बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं लेकिन समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। ठीक, नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। जो ऑप्शन नंबर 2 है वही क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, दिस इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंटल ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप्स स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। इसका रीजन है लर्निंग इज गवर्न ओनली बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसका कथन ये है कि भय और तनाव का वातावरण जो होता है वो छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने का सुसाधित करता है, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगला अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका जो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। ऑप्शन है एक अच्छा छात्र ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अच्छा, ये सही है। अगला क्या है, एक छात्र शिक्षा से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। अच्छा, ये भी सही है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, या फिर एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो आपको ये बताना है कि हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। ठीक, ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। यहाँ पे देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग बताना है आपको। ऑप्शन है, तो जिसमें ऑप्शन है पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें से आपको बताना है कि जो नैदानिक आकलन होता है उसके उद्देश्य का कौन सा उपयुक्त वर्णन कर रहा है। ऑप्शन है आपके पास विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। अगला है शिक्षकों को उनके शिक्षण वीडियो के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। उन छात्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है। अगला, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के साथ काम का समालोचनात्मकता आकलन करने का अवसर प्रदान करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द एप्टीट्यूड पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डिज़ाइन ए कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम एज पर देयर नीड। आपको मीन्स इसमें ये है कि जो आपका निदानात्मक आकलन होता है उसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के जो एटीट्यूड है उसके अनुसार हम उनके जो व्यवसाय हैं उसको निर्देश देना। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है लेव वाजुस्की
संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? जो लेव वाइगोत्स्की होते हैं उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वह है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक, जो हमारा कोलाबरेटिव है इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। एक संयोगात्मक प्रक्रिया, जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो क्या बोलता है? इसका जो ऑप्शन है संयोगात्मक प्रक्रिया। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वही राइट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए जो शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए? अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न ऐसे का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देंगे। अब अगला क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल था? ये तो लर्न करने वाली चीज़ है, इसमें कोई सोच की बात आती नहीं है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध फैलने के कारण है, ये भी इसके भी कोई सोच की बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? इसमें कोई सोच की बात नहीं है। जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैच कीजिए कि आपने CDP में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है और आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की 12 साल की एक अमाना है, वो हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या फिर हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी या शर्मिंदा करेगी। और इसका जो कारण है वो ये है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें रीजन सही है और जो असर्शन है वो भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही राइट हो जाएगा कि रीजन जो बच्चे इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें टीचर का डर होता है, इसलिए बच्चे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से डरते हैं। अगर उन्हें क्वेश्चन, इसलिए हमें बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए जिससे बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए टीचर से डर ना फील करें। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे, यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन ब्लैंक देंगे, तीनों जगह भरना है। ठीक है, पहला है जीन पियाजे किसकी बात करते थे? हमेशा ईगोसेंट्रिक स्पीच की ना, तो यहाँ भी ईगोसेंट्रिक है, यहाँ भी ईगोसेंट्रिक, इस तरह से सेकंड और थर्ड ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में अगला क्या है? जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक्य को क्या मानते हैं? स्वनियमित में प्रभावी या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने आत्म केंद्रित वाक्य को क्या माना है कि वो क्या है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। मीन्स बच्चे के अंदर क्या है, कॉग्निशन उनका डेवलप होता है, वो उसी का संकेत में जो भी उन्हें याद रहता है माइंड में उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन है वो गलत हो जा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो एलिमिनेशन मेथड से राइट हो गया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे वो लोग भी मैच कर सकें कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अगला है, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप की संभावना अधिक हो जाती है। आपको बताना है कौन सा राइट है। तो जिसमें जो ए है असर्शन, वो कह रहा है कि लड़के की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये तो सही है, लेकिन जो इसका जो रीज़न है वो ये है कि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में क्या होती है? अधिक संवेदनशील होती है। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या, ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए सही है, आर गलत है। हाँ, ये हो सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 साल की काकुली
जिस तरह की बच्ची थी वो गणित के कठिन सवाल में जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए आप उसकी क्या सहायता करेंगे? तो ऑप्शन है उस समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहेंगे, नहीं, कोशिश करते रहने के लिए कहेंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसे आलम्बन भी प्रदान करेंगे। तो एक ऑप्शन है इसके फोल्डिंग, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। अगला है कड़ी से कड़ी सजा देंगे, बिल्कुल नहीं, उसे समस्या का समाधान देंगे, हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों में जो परफेक्ट वो ये है कि कोशिश करते रहेंगे बच्चे और जब ज़रूरत पड़ेगा तब उस समय टीचर्स क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एज एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन। यहाँ पे देखिए समावेशी क्लास का है एग्जाम्पल दिया गया है कि कथन है लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। और रीज़न है यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। इसमें आपको बताना है कि क्या दोनों सही है या फिर ये सही है दूसरा गलत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए ए भी सही है और इसका जो रीज़न दिया ये भी सही है। बोथ ए एंड ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरचेंज देयर रोल। ओके, ऑप्शन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपने भूमिकाओं का विनिमय कर सकते हैं। तो पहला है रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव मीन्स होता है कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है एक्सपोजिटरी या फिर वर्णनात्मक, तो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगला है रेसिप्रोकल टीचिंग। हाँ, तो रेसिप्रोकल टीचिंग में से उल्टा, जैसे बच्चे टीचर को पढ़ाते हैं तो है नहीं, लेकिन क्या करता है इसमें होता है जो हमेशा टीचर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन रेसिप्रोसिटी लर्निंग में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर को पढ़ाते हैं। वही बोला जो दोनों अगर अपना रोल जो होता है उनका अगर एक्सचेंज करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही राइट हो जाएगा, फोर्थ भी क्या है, रॉन्ग जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये याद रखिएगा कि एक पारस्परिक अध्यापन एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपने भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। ओके, इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, skills and personality traits that a culture consider appropriate for a specific gender are referred to as dash as। जो व्यवहार है, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें किस रूप में संदर्भित किया जाता है और यह क्या है। तो ये जो सारे क्वालिटीज़ दिया गया है ये क्या है, जेंडर रोल है, मीन्स जेंडर क्या है, भूमिकाएं हैं, और ये किस रूप में परिलक्षित होती हैं, तो ये सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वह राइट हो जाएगा, ठीक। बाकी क्या ये जो क्वालिटी ये अनुवांशिक नहीं होती है, ना ही ये क्या जेंडर की पहचान है, और ये ना यहाँ पे देखा अनुवांशिक है तो ये भी गया गलत हो जाएंगे। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। बोला प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया खोजने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, 1 और 2 दोनों क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर फॉल्स, 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और संरचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा या फिर सबसे अधिक संभावना है। फिर ऐसी कौन सी रणनीति है जो छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। ऑप्शन ए है क्या, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न देना। यही 100% सही है। फिर भी हम आगे ऑप्शंस को देखते हैं। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी प्रश्न देना। अगर हम बहुविकल्पी क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे को जो सोचने का जो प्रोसेस है वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि बस वो 4 ऑप्शंस में से ट्राई करते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड, ओपन थिंकिंग नहीं हो पाएगी।
अगला क्या है, विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स देंगे तभी उनका क्या हो जाएगा, थिंकिंग रुक जाएगी। अगला पॉइंट है एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय को जानकारी को याद तो कराना नहीं है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समस्या कक्षा है, वहाँ पर सभी पाठ्य चर्चा अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। विशेष बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की संभावना नहीं है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो रॉन्ग ही हैं। ओके, ये भी और ये भी। तो आपका जो राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 1 2 3 में ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर फॉल्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 8, वाइल देयर एग्जिस्टिंग ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस येट मोस्ट स्टूडेंट विथ ऑटिज्म, मीन्स हालांकि जो अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले जो अधिकांश विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, दिनचर्या या फिर चरणों को सख्ती से पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है A teacher wants to enable meaningful and analytic learning in her classes by providing opportunity for students to connect their prior knowledge to new concept। एक टीचर है जो अपने लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसके बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज से कनेक्ट करती है। इनमें से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे इफेक्टिव ऑप्शन होगा, और जो इफेक्टिव ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। आस्क स्टूडेंट्स टू देयर ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू न्यू मटेरियल। जब क्लास में बच्चों को नए टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों से पहले पूछें कि उनके प्रायर नॉलेज में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें बच्चों को नए टॉपिक के साथ उनके पुराने नॉलेज को कनेक्ट करना चाहिए, इसलिए जिसका ऑप्शन फर्स्ट है वही राइट हो जाएगा।